नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ज्ञान में। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फाल्ट के बारे में। फाल्ट मतलब भ्रंश। कल अगले वीडियो में हमने बताया आप लोगों को भलन के बारे में, फोल्ड, और आज बताएंगे फाल्ट। फोल्ड एंड फाल्ट ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो आज हम फाल्ट के बारे में बताएंगे, अर्थात भ्रंश क्या है। डाल देते हैं इसमें भ्रंश। भ्रंश क्या है? जब पृथ्वी की सतह पर जो उसके दृढ़ भूपटल हैं, सात प्लेटें हैं, वो आपस में क्या होती हैं, सरकती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, मतलब उसमें टेंशन मतलब तनाव होता है। जब पृथ्वी की प्लेटों में तनाव होता है, ये प्लेट और ये प्लेट क्या होती हैं, ये एक जगह से अलग अलग जा रही होती है। तो जब इनमें तनाव होता है तो क्या होता है, चटकन होता है। जब किसी भी चीज़ में तनाव होगा, खिंचाव होगा, तो वो चटकेगी धीरे धीरे। तो भ्रंश उसी का परिणाम है। जब उसमें चटकन होता है फिर क्या होता है, इसमें धीरे धीरे दरार पड़ती है, ऐसे से दरार पड़ती है और धीरे धीरे से भ्रंश का रूप बन जाता है नीचे धंसकर। साधारण शब्दों में समझें अगर, तो भ्रंश क्या है, फाल्ट है। फाल्ट कब होता है? जब तनाव होता है। तनाव मतलब टेंशन। टेंशन दो प्लेटों के बीच, पृथ्वी की सतह पर, ये तो जो समझ गए कि दो प्लेटों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच भी अगर टेंशन हो जाए तो उसमें भी फाल्ट उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे देखो, पहले टेंशन हुआ, कितना हो गया। अब टेंशन में क्या होगा, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, दोनों बिछड़ जाएंगे, फिर उनके बीच में एक फाल्ट बनेगा ना, ठीक है ना, ये उसने मेरे साथ ये फाल्ट कर दिया। तो टेंशन में फाल्ट होगा ही हमेशा, किसी भी के साथ हो। टेंशन जहाँ, वहाँ फाल्ट वहाँ, जहाँ टेंशन तहाँ फाल्ट। तो देखते हैं फाल्ट यहाँ पर ये वो वाला फाल्ट नहीं है, ये फाल्ट ज्योग्राफी वाला फाल्ट है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। देखते हैं फाल्ट कहाँ से कैसे बनता है, क्या क्या टाइप्स हैं इस फाल्ट के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी सतह है, धरातल, पृथ्वी का धरातल, और उस पर ये सबसे ऊपरी जो है क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। फिर क्रस्ट के बाद ये महाद्वीपीय प्लेट है, प्लेट, इस पर लिख भी देते हैं, ये महाद्वीपीय क्रस्ट है, क्रस्ट, एंड ये क्या है, प्लेट। तो ये क्या होती हैं दोनों, ये इसी से जुड़ी होती हैं, क्रस्ट और प्लेट। ये इनमें जब टेंशन होता है, मतलब पृथ्वी की जो गति है निरंतर होती रहती है, तो उसमें कहीं पर क्या होता है, दबाव होगा तो कहीं पर खिंचाव होगा। तो दबाव से फोल्ड होंगे, फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, और जहाँ पर खिंचाव होगा वहाँ से फाल्टेड माउंटेन बनेंगे। हाँ, फाल्ट के भी माउंटेन होते हैं और घाटियाँ भी बनती हैं फाल्ट से। फोल्ड से भी घाटियाँ बनती हैं और पहाड़ बनते हैं, फाल्ट से भी ब्लॉक माउंटेन, मतलब ब्लॉक पर्वत जिसे कहते हैं, और रिफ्ट वैली भी बनती है। तो हम जानेंगे इसमें कैसे क्या प्रक्रिया होती है, जो ये इसके एक एक अंग को पहचानिए, उसके भाग, कौन से भाग को क्या कहते हैं। तो इस चित्र में दिखाया गया है सारे भ्रंश के अंग। भ्रंश के कितने अंग हैं? तो सबसे पहले देखेंगे हम, जो ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है भ्रंश का, इसे हम उच्छेपित खंड कहते हैं, उच्छेपित खंड। और फिर ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है, ये ऐसे धंसा हुआ होता है, किसी भी प्लेट जैसे है ऐसे, तो उसमें ऐसे ये धंसा हुआ भाग है उसका, ये ऊपर उठ रहा रह गया है और ये धीरे से धंस गया है। तो इस भाग को हम आधा छेपित खंड कहेंगे, जो कि नीचे धंस चुका है। ये आधा छेपित खंड हो गया। और ये नतिलंब, जो इसके बीच में ये कोण बन रहा है, ये तिरछा खिसकाव बना हुआ है, जो इसे खिसका है ये, तो इसे नतिलंब कहेंगे। और ये जो ढाल है इसे नति कहेंगे। फिर अब आती है बात, जो ये भाग पूरा उठा हुआ है यहाँ से, इसे ऊपर उठा रहेगा, इसे ऊपरी भित्ति कहते हैं। और ये जो नीचे सरक कर आ गया है इसे, उसे हम पाद भित्ति कहते हैं। फिर आधा छेपित खंड, ये उच्छेपित खंड ऊपर की तरफ उठा है और बाकी जो सरक कर आया है इसे आधा छेपित खंड कहते हैं। और जो इस सहारे, जिस सहारे ये प्लेट खिसकी है नीचे की तरफ, वो कहलाता है भ्रंश कगार। जैसे ये देखो, यहाँ से सरक के आई और यहाँ से भी ये सरकती जाएगी, तो ये जो क्षेत्र है वो भ्रंश कगार है। तो ये थे कुछ भ्रंश के सामान्य जो अंग होते हैं, ये भ्रंश के अंग। ये पूरा भ्रंश का चित्र है, जिसमें आसानी से आप समझ सकते हैं कि भ्रंश में कौन कौन से अंग होते हैं। नमन कोण, अब जो ये यहाँ से कटकर पूरा सीधी तरह से तो धसेगा नहीं भाई, सीधी तरह से कोई नाप जोक तो कर नहीं रहा कि सीधी से ही धसना है, कहीं कहीं धसता भी है, सीधी तरह से भी प्लेटें खिसक कर धस जाती हैं बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा भ्रंश कभी भी होगा तो बहुत कम ऐसा मिलता है जो सीधे धसे, वो हमेशा दरारों के द्वारा दरार बनाएगा और दरारों के द्वारा ऐसे सरक जाएगा नीचे की तरफ। जैसे ये ऊपर है और ये नीचे सरक जाएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत तिरछापन होता है। उस तिरछापन के कारण, जो तिरछापन होता है, तो उसमें जो सबसे उच्छेपित खंड ऊपरी भाग है, ऊपरी भित्ति है, और पाद भित्ति के बीच में जो ये रेखा है, इसके बीच में ये पूरा 60 अंश का कोण बनता है। इसे नमन कोण कहते हैं। काफ़ी अच्छे से समझाया गया है चित्र में कि इसमें भ्रंश के कौन कौन से अंग हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि भ्रंश के प्रकार, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे अब इरेज करेंगे। अब देखते हैं भ्रंश के प्रकार। सबसे पहले आता है भ्रंश के प्रकार में सामान्य भ्रंश।
सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में क्या होता है, सामान्य भ्रंश में ये दो प्लेटें हैं, समझो ये पृथ्वी की प्लेटें हैं, यहाँ से सीधी एक प्लेट है और क्या हुआ इसमें धीरे धीरे पृथ्वी की गतियों के द्वारा क्या हुआ, इसमें तनाव हुआ। तनाव मतलब इधर खिंचाओ इधर खिंचाओ, ये इधर को खींची और ये इधर को। फिर क्या होता है कि ये दोनों किनारे सरक जाते हैं आपस में, और इनके सरकने के बाद क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग होते हैं, तब कुछ इस प्रकार से भ्रंश बन जाते हैं। जैसे ये ऐसे ऐसे आकर के ऐसे, क्या हुआ, ये वाला भाग नीचे की तरफ धंस गया, और तनाव के कारण, जैसे तनाव हुआ तो कोई वस्तु ज़्यादा भारी है, कोई प्लेट ज़्यादा भारी है, कोई कम भारी है, तो जो ज़्यादा भारी वाला होगा तो अभी तक जब तक जुड़ा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, और जब जुड़ के अलग से टूट जाएगा तब तो नीचे धंसेगा ही। सपोज मान लेते हैं छत है, ये छत में हम छत का आधा सरिया वाला जाल काट दें तो क्या होगा, जो आधा कट जाएगा उस पर हम यहाँ पर बहुत सारे पानी से भरे टैंक रख दें, यहाँ पर 2-4 टैंक रख दें, तो इसके कटने के बाद क्या होगा, ये भारी हो जाएगा ना, तो ये भारी वाली वस्तु तुरंत उस छत का हिस्सा फट से नीचे गिर जाएगा। तो वही वाला हाल है, इसमें क्या होता है, दबाव तो हर एक पे बराबर है, लेकिन इस पर अधिक दबाव हो गया इस प्लेट पे, तो क्या हुआ, ये चटकी, और ये काफ़ी बड़ी हो गई या कैसे भी दबाव बढ़ा, ये चटकी फिर क्या हुआ, चटकन से तनाव के कारण ये दाब के द्वारा भारीपन के कारण नीचे धंस गई, और ये इस तरह का भ्रंश बन गया, ऐसी आकृति बन गई। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर का सरफेस, और ये सरफेस से इतना ज़्यादा नीचे दूसरी प्लेट चली गई, तो इसमें क्या हुआ, ये भ्रंश बन गया, इसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। तो सामान्य भ्रंश समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कौन सा भ्रंश आता है। इसके बाद आता है व्युत्क्रम भ्रंश। इसके बाद व्युत्क्रम भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश देखो कैसे होता है। अब व्युत्क्रम भ्रंश में क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। तो इसमें होता है जैसे प्लेटें चल रही होती हैं, सील है, इसके कारण उसमें प्लेटों में हरदम चालन होता रहता है। तो ऐसे जैसे प्लेटें बनी हुई हैं, अब इन प्लेटों में कोई प्लेट इधर को जा रही है और इधर वाली प्लेट जो है वो इसके अपोजिट इधर आ रही है, तो इन क्या होता है कि इनमें होता है कि जो आपस में टकराती हैं ये दोनों प्लेटें, फिर क्या होता है, ये आपस में बिल्कुल टकरा, अपोजिट साइड में नहीं होती हैं, ये प्लेटें आसपास होती हैं, तो क्या होता है, ये प्लेट तुरंत इसके साथ चली जाती है, ये ऐसे साथ में सरक कर चली जाती है। तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा भाग इसका इस तरह से कट जाता है, ये यहाँ से हो गया और ये यहाँ से हो गया। तो जो ये भ्रंश बनेगा, जो ये इस तरह का, अब ये जो बनेगा ये हो जाएगा व्युत्क्रम भ्रंश। ये भ्रंश कहलाएगा व्युत्क्रम भ्रंश, है ना मजेदार। जेड की आकृति का बन गया, ये दोनों प्लेटें ये इधर को जा रही है और ये इधर को आ रही है, इन दोनों में जब ऐसी क्रिया हुई तो क्या हुआ, ये व्युत्क्रम भ्रंश बन गया। सब प्लेटों का ही कमाल है, प्लेटो वैज्ञानिक नहीं, प्लेटों अर्थात पृथ्वी की प्लेटों का कमाल है। प्लेटो भी नहीं कह सकते, प्लेटो भी नहीं कह सकते, प्लेटों कहेंगे तभी समझ में आएगा। प्लेटो कहोगे तो ये तो भैया विद्वान है, महान विद्वान यूनानी। अब नंबर 3 पे आता है पार्श्वीय। ये पार्श्वीय, पार्श्वीय या नतिलंबी, नतिलंबी भ्रंश। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत प्लेटें आती हैं, वो दोनों प्लेटें आपस में सरकती रहती हैं, ये अपोजिट बिल्कुल पास से निकलती हैं ना, पास से। जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, और इसी के साथ ये प्लेट है, ये इधर को सरक जाती है और ये इधर को सरक जाती है, तो ये इस तरह के सरकाव हो जाता है, मतलब इसके बीच में ये जगह गायब हो जाती है, ये दोनों निकल जाती हैं। अब ये कुछ इस तरह से और ज़्यादा नज़दीक हो जाती हैं, जैसे ये ऐसे निकल जाती हैं आपस में, तो ये पार्श्व भ्रंश कहलाता है। इस तरह की आकृति बनती है। अब चौथा नंबर का भ्रंश है
सोपानी भ्रंश। सीढ़ीदार, सीढ़ीदार भ्रंश में क्या होता है, ऐसे कोई क्षेत्र हो गया इतना सा बड़ा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये सीढ़ीनुमा। ये देखो धसा भाग, फिर ये भाग धसा, ये धसा, मतलब इसमें धसाव होता रहता है। ये टूट टूट कर प्लेटें धसती हैं नीचे की तरफ। तो ये क्या होता है, सोपानी भ्रंश। जैसे इसे समझने के लिए तो क्या हुआ, ये वाला भाग नीचे सरक कर आ गया, इस तरह से। सोपानी भ्रंश में इस तरह होता है, सीढ़ीनुमा, धीरे धीरे कोई भाग धसते चले जाते हैं, ये सोपानी भ्रंश हो गया। तो मुख्यतः भ्रंश 4 ही प्रकार के होते हैं इसमें। अब हम जानेंगे भ्रंश द्वारा और निर्मित कुछ और जो निर्मित होती हैं स्थलाकृतियाँ, उनको भी जानेंगे। भ्रंश के द्वारा जो और निर्मित होने वाली कुछ और आकृतियाँ हैं वो इस प्रकार से, जैसे भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ये स्थलाकृतियाँ भ्रंश द्वारा निर्मित कुछ इस तरह से होती हैं, जैसे कोई क्षेत्र हो गया, ये कोई क्षेत्र है और उसमें ये प्लेट, ये पूरी प्लेट है, ये देखो इस तरह प्लेट है। क्या होता है, कभी कभी भ्रंश नीचे की तरफ भी धस जाते हैं। ऐसे हुआ नीचे की तरफ, ये दाब पड़ा इस पर, पहले तनाव हुआ और चटकन हुआ, चटकन से धीरे धीरे क्या हुआ, ये नीचे की तरफ धस गया। तो ये भाग, जो ये भाग होता है, इसे हम रिफ्ट घाटी कहते हैं, रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि अब इसमें बीच वाला भाग धसा है, कभी कभी होता है कि ये इधर उधर के भाग धस जाते हैं। देखो ऐसे, ये धस गए और ये धस गए, फिर ये बीच में क्या हो गया, ये ऊपर उठ गया, इसे ब्लैक माउंटेन कहते हैं। ऐसे एक लिखते हैं, ऐसे ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन या ब्लैक पर्वत भी कहते हैं। और जो ये भाग होते हैं इन्हें हार्स्ट कहते हैं, हार्स्ट, ऐसे लिखेंगे हार्स्ट, हार्स्ट, ये जो भाग होंगे, ये दोनों भाग। तो इससे समझ में आया कि भ्रंश से बहुत सारी आकृतियाँ भी निर्मित होती हैं, स्थलाकृतियाँ। क्या होता है, जब कोई प्लेटों में चटकन हो, आपस में प्लेटें खिसकें, जैसे ये भी खिसकी, ये इधर को खिसकी, हमेशा क्या होगा, भ्रंश तभी निर्मित होंगे जब प्लेटों में तनाव होगा, तनाव से वो दोनों आसपास से खिसकेंगी, तनाव से ही फाल्ट उत्पन्न होता है, चाहे आदमी हो या ज़मीन। मनुष्य में भी तनाव हो जाए तो कहेंगे भैया इनके बीच में तनाव है, कुछ तो कुछ फाल्ट है, फाल्ट तभी होगा जब पहले तनाव होगा। तो ये फाल्ट हुआ, इसमें ये तनाव हुआ, ये दोनों इधर को भागी प्लेट, ये प्लेट इधर को भागी, क्या हुआ, बीच का भाग भारी था और उस पर दबाव पड़ा, धीरे से दरार पड़ी, और दरार पड़ने के बाद जितना सारा मलबा था वो सट से नीचे धस गया। अब नीचे धस गया तो ये दोनों तो खसक गए, इधर उधर खिसक गए, बीच का क्षेत्र खाली रह गया। अब जब ये खाली रह गया तो भाई इस आकृति को बड़ी मेहनत से बनाया गया है, इन दोनों किनारों ने बनाया, प्लेटों ने, तो इसका नाम भी कुछ होना चाहिए, इसलिए इसका नाम रिफ्ट घाटी रख दिया गया। इसका उदाहरण हमारी नर्मदा नदी, भारत देश में जो नर्मदा नदी बहती है वो रिफ्ट वैली से ही बहती है। फिर देखो यहाँ पर ब्लैक माउंटेन, ये भी साहब तैयार हुए। क्या हुआ, ये भाग और ये भाग इधर को नहीं सरके, ये प्लेट तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ, ये इसका इधर को सरका लेकिन ये इधर का भागा। अब यहाँ पर दोनों में एक ही समझाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, कन्फ्यूज न होइएगा। तो ये क्या हुआ, ये दोनों भाग नीचे की तरफ धसे, मतलब ये धसे, इन पर भार ज़्यादा था, ये धस गए, और ये बेचारे कठोर चट्टान थी तो ये ऊपर ही रह गई, तो ये ब्लैक माउंटेन की तरह सर उठाए खड़ा रह गया, बिल्कुल ब्लैक माउंटेन। तो इस तरह से भ्रंश से निर्मित ये स्थलाकृतियाँ थी कुछ, और भ्रंश के प्रकार थे। तो शायद आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहीं पर मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।